आज सतीश कौशिक जी से आरंभ करते हैं हम लोग। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। सर एक कन्फ्यूजन था, लाल किताब में आप हमें करा रहे हैं बुध ग्रह। जी। तो नवम भाव में सर सूर्य बुध केतु चंद्र आ गए। हाँ, ठीक है। तो बुध कैसा होगा सर? पहली बात तो आप उसको पकड़ ही गलत तरीके से रहे कि नवम भाव में आ गए, फलाने भाव में आ गए। कभी भी कोई भी ग्रह अपने आप में कोई इंडिपेंडेंट रिजल्ट्स नहीं देता। वो अपने अन्य ग्रहों के रेफरेंस में रिजल्ट देता है। उसके साथी ग्रह, मित्र ग्रह कितने ज्यादा अच्छे हैं, इस बात पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है किसी भी ग्रह का अच्छा या बुरा होना। इस चीज को जब तक हम अपने दिमाग में नहीं बिठा लेंगे, जब तक हम कंफ्यूज होते रहेंगे। जब मैंने भाव कराए थे तो मैंने कहा था बुध जब नवम भाव में जाएगा तो बुध का तो कुछ नहीं बिगड़ना। बिगड़ेगा किसका? गुरु का। वहां पर गुरु का नुकसान है। कैसे डिसाइड करेंगे कि बुध का नुकसान है कि नहीं? तो मैंने बताया था, या तो बुध सूरज के साथ मिल जाए तो बुध अच्छा है, या बुध शुक्र के साथ मिल जाए तो क्या? अच्छा है, नहीं है। या बुध शनि के साथ मिल जाए तो अच्छा है। और इसके अलावा कोई भी बुध से मिलेगा, बुध को अच्छा नहीं लगेगा। अब आपने, मुझे नहीं पता कौन कौन से ग्रह बिठाए, जो बिठाने बिठा लेना। बुध ग्रह की दुश्मनी चंद्रमा से है। बुध ग्रह गुरु को भी अच्छा नहीं मानता, पर प्रबल दुश्मन वो चंद्रमा को मानता है। अगर चंद्रमा आएगा तो वो प्रयास करेगा कि मैं चंद्रमा को भी डेंट मारूं। तो पूरी कुंडली देख के ही समझ में आएगा बुध कैसा है। दूसरा तरीका, लाल किताब आपको एक और ऑप्शन देती है। अगर कुंडली कभी ना समझ में आए तो उसके लक्षण मिला लो। बुध के अच्छे होने के लक्षण भी दिए हैं लाल किताब ने, और नेगेटिव होने के भी लक्षण दिए। कुछ लक्षण बहुत जनरलाइज हैं, पर कुछ लक्षण भावगत है। भावगत का मतलब होता है भाव में आने से हुए पैदा लक्षण, इन्हें भावगत लक्षण कहते हैं। जनरल उपाय या जनरल लक्षण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिस व्यक्ति का बुध अच्छा होगा, जब भी वो आपसे बात करेगा, वो प्रयास करेगा कि मैं अपना काम भी आपसे करवा लूं, और कोई भी शब्द ऐसा ना कहूं जिससे आप निराश हो जाए या आपको बुरा लग जाए। आपने कई मूर्खानंद देखे होंगे ना, ज्योतिषी को देखते उनकी आंखें चमक जाती है। पहला ब्रह्म ब्रह्म वाक्य उनका, मैं ज्योतिष नहीं मानता। अगर ज्योतिषी समझदार है और उस पर रिएक्ट ना करे तो उसका अगला वाक्य आएगा, तुम कुछ बता सकते हो या ऐसे ही कर रखा तुमने, ऐसे ही दुकान खोल के बैठे हो। इसका मतलब इस आदमी का बुद्ध गड़बड़ है। पहला वाक्य जो इसने कहा और दूसरा वाक्य जो कहा, दोनों में कोई तालमेल नहीं है। जब तो ज्योतिष मान ही नहीं रहा तो फिर क्या टिंडे ले रहा है? तो ज्योतिषी के वहां बैठा ही क्यों है? आगे बढ़।
नहीं मानता कोई बात। इस संसार में हर आदमी हर बात माने ऐसा तो होता ही नहीं कभी। जब आपको बातों में सिमेट्री ना दिखाई दे तो समझ जाना कि मामला गड़बड़ है। आवश्यकता से अधिक बोलने का प्रयास करना, बिना मतलब बोलने का प्रयास करना, बुद्ध की खराबी का ही लक्षण है। शारीरिक लक्षण में मत जाइए। बातचीत करते करते समझ में आ जाना चाहिए इसका बुद्ध कैसा है। अगर बुद्ध की क्वालिटी को समझिए। बुद्ध जो है चापलूस ग्रह है, और हर चापलूस आदमी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अपने बयान को रखता है। अगर वो ये मानता है ये आदमी कामयाब नहीं होगा, तो वो जाकर के जिस दिन कामयाब हो जाएगा सबसे पहली बात कहेगा कि किसी को यकीन था या नहीं था, मुझे था। जैसे ही वो पूछता तू तो कहता था मैं कामयाब नहीं हूंगा, कहता मैं इसीलिए बोलता था ताकि तेरे अंदर प्रेशर क्रिएट हो। मैं तुझे एक्साइटेड करता था, मैं तुझे जानबूझ के ये करता था, पर दिल से तो मैं, मेरी अंदर से यही आवाज आती थी कि तू ही है एक आदमी जो कामयाब होगा। और मुझे लगता था यार तू कुछ कर नहीं रहा, इसलिए मैं तेरे को जानबूझ के ये सब करता था। पर सचमुच तू ग्रेट आदमी है। 1 मिनट में बयान बदल गया। बुद्ध को तोता कहा है। तोते का मतलब ये है कि नकल कर लेना, हूबहू नकल, आवाज की नकल, बॉडी लैंग्वेज की नकल। ये बुद्ध की खासियत है। अगर आपके पास कोई व्यक्ति आके कहता है कि मैं कलाकार बनना चाहता हूँ, मैं मिमिक्री आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, तो आपके जहन में आना चाहिए मिमिक्री का मतलब कि वो किसी की नकल करेगा, आवाज की, बॉडी लैंग्वेज की। मरकरी शुड बी गुड। अगर किसी व्यक्ति को कोई बात आप समझा रहे हो, समझ में ना आए उस व्यक्ति को, और 2 बार समझाने पर भी बात ना समझ में आए, समझ जाना बुद्ध में कुछ गड़बड़ी है। कई कहते मिलेंगे ना, मैं भाई साहब अपने दिल की करता हूँ। दिल की वो इसलिए करते कि दिमाग में कुछ नहीं घुसता है। इसलिए नहीं करते कि उनका दिल, उनका दिमाग ये क्या है क्या नहीं। दिल की वो इसलिए करते हैं कि दिमाग में कुछ नहीं घुसता है, जो घुसता है उसकी कोई रिएक्शन नहीं। बुद्ध कमजोर है, सिंपल सी बात है। जो दिमाग की करेगा वो वही करेगा जो, जिसका बुद्ध अच्छा है। बुद्ध इतना हेड स्ट्रांग होता है तो जब तक किसी की बात को स्वीकार नहीं करता, जब तक कि उसका कोई लॉजिक ना हो, आप उस व्यक्ति को नहीं समझा सकते जब तक उसको लॉजिकली आप ना बात करो। उसके लिए लॉजिक से बड़ा कोई फैक्टर ही नहीं है लाइफ में। आप कहो कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये बोला, उसके ऊपर से जाएगा, उसमें लॉजिक ढूंढने का प्रयास करेगा। लॉजिक मिल गया तो गीता को मान लेगा। पर वो इसलिए नहीं मानेगा कि भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है ना। भगवान तो विषय गुरु का है, तो बुद्ध ने तो विरोध करना है ना। गुरु की फिलॉसफी क्या है? गुरु की फिलॉसफी है, गुरु जो कह दे वही गुरु मंत्र।
गुरु जो बोल दे वही गुरु मंत्र। गुरु जो सलाह दे दे वही जीवन है। वो लॉजिक ढूंढता ही नहीं। तो लॉजिक, मरकरी ऑलवेज सर्च द लॉजिक। उसको आपकी बात से कोई लेना देना नहीं है। गुरु बिलीवर्स है। और बुद्ध जब बिलीव करेगा जब उसका लॉजिक आपके लॉजिक से मिल जाएगा, अदरवाइज वो नहीं सुनने वाला। कुंडली के साथ अगर कोई व्यक्ति कहे कि पंडित जी जो आप कह दो सो ठीक, समझ लेना बुद्ध में गड़बड़ी है। जैसे ही कुछ आप बताओ, अगर वो उसका लॉजिक मांग ले, समझ लेना बुद्ध अच्छा है। इसका मतलब ये नहीं कि जिनका बुद्ध अच्छा होता है वो खराब लोग होते हैं, ना, बिल्कुल नहीं। बल्कि वो साइंटिफिक अप्रोच के लोग होते हैं और लॉजिकल थिंकिंग के लोग होते हैं। हवा में नहीं रहते कि किसी ने कह दिया कि फलाना शेयर चढ़ जाएगा और ना आव देखा ना ताव और शेयर पे पैसा डाल दिया। वो जाएगा, रिसर्च करेगा, कंपनी की रिसर्च करेगा पूरा। जब उसका ब्रेन कहेगा यस तो कहेगा यस, अदरवाइज नहीं। अब ये लड़ाई एंडलेस है और वर्थलेस है कि बुद्धि ज्यादा अच्छी, यानी व्यक्ति को डिसीजन बुद्धि से लेने चाहिए या दिल से लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि व्यक्ति आपके कहने के अनुसार चल नहीं सकता। उसकी कुंडली में बैठा हुआ ग्रह उसको अपने हिसाब से चलाएगा। जिस कुंडली में बुध अच्छा तो दिमाग से ही चलेगा, और चंद्रमा अच्छा तो दिल से ही चलेगा, इमोशन से ही चलेगा, दिमाग से नहीं चलेगा। दोनों अगर अच्छे तो दोनों में बैलेंस बना के चलेगा। दोनों नहीं अच्छे, कोई भरोसा नहीं, हमेशा दूसरों के भरोसे पर ही चलेगा। बाप ने कहा, भाई ने कहा, पड़ोसी ने कहा, पड़ोसी ने कहा, फलाने ने कहा, ढिमकाने ने कहा, इसलिए मैंने ये काम कर दिया। खुद का ना दिमाग काम करा, न दिल काम करा। बातचीत करते करते, किसी व्यक्ति की स्टोरी समझते समझते, एक अच्छे ज्योतिषी को उसके ग्रह समझ में आ जाने चाहिए, कुंडली देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इतना अभ्यास उस व्यक्ति का हो जाना चाहिए। और जब देखें कि इस व्यक्ति का बुध खराब है तो उससे नाराज होने की जरूरत क्या है। और देखें कि इसका चंद्रमा खराब है तो फिर उदास होने की जरूरत क्या है। जिसका चंद्रमा खराब होगा वो आपको दुख देने का प्रयास करेगा, ऑलवेज रिमेम्बर। और अपने आप को कहेगा आई एम प्रैक्टिकल पर्सन। आप कहो यार भैया मुझे जरूरत है, 10,000 रुपये उधार दे दे, मैं नहीं दूंगा, नहीं दूंगा तुझे। आप रो लो, गिड़गिड़ा लो, नहीं दे। जिस दिन आपके पास काम आएगा हाथ जोड़ लेगा और कोई ना कोई रीजन आपको बता देगा। जैसे ही काम निकल जाएगा ऐसी बात जरूर आपको कहेगा जिससे आपको दुख लगे कि यार मैंने इस इंसान की मदद क्यों की थी। हर आदमी एक बात को रो रहा है कि मुझे जिंदगी में धोखेबाज लोग मिलते हैं। हर आदमी, जिसको टच कर लो, कोई ऐसा इंसान नहीं जिससे जीवन में धोखेबाज लोग ना मिले।
चाहे आप अनपढ़ हो, चाहे आप विद्वान व्यक्ति हो, हर एक को मिलेंगे। तो आप किसको धोखेबाज मानते हो? आम आदमी उस आदमी को धोखेबाज मानता है जो उसके दिल को दुखाता है। उसको धोखेबाज नहीं मानता जिसका पैसा लेके भग जाता है। गहराई की बात है, जिसको जो दिल को ठेस पहुंचा दे। आप जिसके ऊपर भरोसा ही नहीं करते, वो आपका भरोसा तोड़ जाए, तो आपको दुख भी नहीं होता। आप करो हाँ, ये तो मुझे पहले ही पता था, इस साले का ऐसे ही लक्षण लग रहे थे, ये कुछ करेगा। 5,000 लेके भाग गया, 10,000 लेके भाग गया, उसको आप ज्यादा देर याद नहीं रखते। पर कोई आपका परम मित्र, 10 साल पुराना, 20 साल पुराना, वो आप कहे यार 2 लाख 5 लाख दे दे, मैं कसम खा के कह रहा हूं मैं तुझे लौटा दूंगा। फिर एक दिन आप देखते हैं उसे बढ़िया गाड़ी में चल रहा है, बढ़िया लीलन की शर्ट पहने हुए है, 5,000 10,000 की। आप कह रहे हो भाई पैसा दे दे, वो कहे भाई जहर खाने को पैसा नहीं है, तू पैसा मांग रहा है, शर्म आनी चाहिए तुझे। आप कहे यार तू तो बड़ा बेकार आदमी है, मौज लेता घूम रहा है, पार्टियां कर रहा है, जन्मदिन मना रहा है, बच्चे का सब कुछ कर रहा है, पर मेरा पैसा क्यों नहीं दे रहा? दे दूंगा भाई, मना थोड़ी कर रहा हूं, देना है। कब देना है पर तारीख नहीं बता। अब आपको दिल को चोट लग गई, ये पैसे की चोट नहीं थी, ध्यान से समझना, ये दिल की चोट थी। और मैं जब चंद्रमा समझाता हूं तो ये भी कहता हूं, मैक्सिमम लोगों का चंद्रमा गड़बड़ होता है। इसलिए हर आदमी को जीवन में धोखेबाज कोई ना कोई मिले हुआ है। धोखेबाज वो मत समझो जो पैसा लेके भाग गया। ये वो धोखेबाज होते हैं जो पैसा भी ले लेते हैं और तुम्हारी आंखों के सामने भी रहते हैं, मतलब तुम्हारा उपयोग भी कर लेते हैं और तुम्हें सुनाते भी रहते हैं, तुम्हें तीर भी चुभाते रहते हैं। चंद्रमा पीड़ित। नेट सेल में उदास होने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है ज्योतिष सीखने की, जिससे आप सामने वाले को समझ पाओ। समझ जाओगे तो दुख खत्म हो जाएगा, नहीं तो आप भी कहोगे कि ये दुख काहे खत्म नहीं होता, दशाओं में घूमते रहोगे। ज्योतिष हमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ सिखाता है, हम सीखना पसंद नहीं करते। सबसे बड़ा एडिक्शन पता क्या है? सबसे बड़ा एडिक्शन इस दुनिया का कंफर्ट जोन है। कोई भी इंसान अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना चाहता, उसको अपने कंफर्ट जोन से बहुत 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 प्यार है। फिर दूसरे नंबर पे आता है भोजन। ये नशे नुशे का तो नंबर बेचारे का बहुत बाद में आता है, बस वो बदनाम ज्यादा है। बाकी सबसे बड़ा एडिक्शन तो हमारे कंफर्ट जोन का होता है, हम उससे बाहर नहीं निकलना चाहते, इसलिए ब्लेम करते रहते लोगों को। क्यों कंफर्ट जोन का एडिक्शन ज्यादा है? तो भी हमें ग्रह से पता चल जाएगा, क्योंकि हमारा जो मन है वो चौथा भाव है। जो मन है वही कंफर्ट जोन है। तो मन तो अपना सही काम कर रहा है। मन क्या होता है? अच्छे से और ज्यादा अच्छे की उम्मीद रखना। अच्छा मिल गया, संतुष्ट नहीं होना, उससे ज्यादा अच्छे की उम्मीद रखना, ये मन का नेचर है, स्वभाव है। कहते हैं ना, आदमी जितना मर्जी कमा ले संतुष्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मन का स्वभाव है, जितना मिला अब उससे ज्यादा की उम्मीद है।
500 गज के मकान में रहते हो, अब 1000 गज की उम्मीद है। ये मन का स्वभाव है। इसीलिए ऋषियों ने सबसे ज्यादा मन पर काम किया। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान में मानसिक डॉक्टरों की आवश्यकता नहीं। ये काम तो ज्योतिषी कर दिया करते थे। ज्योतिषी अपने आप में बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक होता है। और अच्छा ज्योतिषी बनना है तो मनोविज्ञान को सीखना बहुत जरूरी है। नहीं तो जैसे दुनिया भेड़ चाल में चलती है, टक्कर एक दूसरे को मारती है और दुखी हो जाती है, उसी तरह हम दुखी होते रहते हैं। मनोविज्ञान को समझना परम आवश्यक है, क्योंकि ये चौथा भाव है। मन का विज्ञान, मनोविज्ञान देखते हम 8वें से, पर आरंभ कहां से है? चौथे से। चौथे का पंचम 8वां है। चौथे का पंचम 8वां है। वहां से मनोविज्ञान आ रहा है। जो व्यक्ति मनोविज्ञान को समझता है वो ज्योतिष को समझता है, और जो ज्योतिष को समझता है वो मनोविज्ञान को समझता है। क्योंकि दोनों ही अष्टम भाव के विषय हैं। और अष्टम भाव से जो चीजें आ रही हैं वो आपकी मन में क्यूरियोसिटी जगाती है। सुना होगा ना, ज्योतिष को लेकर के हर कोई उत्सुक है। ऐसा क्या है ज्योतिष में? तंत्र मंत्र को लेकर के हर कोई उत्सुक है। पढ़े से पढ़ा लिखा, अनपढ़ से अनपढ़। क्योंकि ये चौथे से पांचवा है, अष्टम। अट्रैक्ट करता है मन को। मन का खेल चंद्रमा, बुद्धि का खेल बुध। बस दोनों की एक दूसरे से झगड़ा है। दिमाग जो कहता है मन नहीं मानता, मन जो मानता है दिमाग नहीं कहता। अक्सर उनकी लड़ाई होती रहती है। भगवान श्री कृष्ण इस बात को बड़े अच्छे से समझते थे। इसीलिए उन्होंने कहा मध्य का मार्ग चुनो, कि लाइफ इज ए बैलेंस। जो बैलेंस कर जाएगा वही उसी का जीवन सफल है। योग और विज्ञान को जब उन्होंने समझाया तो भी निचोड़ यही था, बैलेंस। इसलिए गीता को मनुष्य का मनोविज्ञान कहा जाता है। पूरी गीता हमारा मनोविज्ञान है। हर व्यक्ति के जीवन में एक महाभारत चल रही है। अपनों से लड़ूं कि ना लड़ूं, लड़ना चाहता नहीं, और अपने वो कर रहे हैं जिनको देख करके रुका जाता नहीं। व्यक्ति एक फ्रंट पे नहीं, नित्य कई फ्रंट पे युद्ध लड़ रहा होता है। एक युद्ध जो उसके भीतर चल रहा है, वो युद्ध है मन और बुद्धि का युद्ध। एक युद्ध जो अपने परिवार के साथ लड़ रहा है। परिवार का ऐसा कोई व्यक्ति जो उसकी समझ से बाहर है। फिर एक युद्ध वो अपने कैरियर के फ्रंट पे लड़ रहा है। हर व्यक्ति के जीवन में एक आदमी मिलेगा, चाहे नौकरी हो, रोजगार हो, व्यापार हो। किसी को एक मिल जाएंगे, किसी को दो मिल जाएंगे, किसी को 10-20 मिल जाएंगे, जो उसको परेशान करेंगे। वो वहां पर भी युद्ध लड़ रहा है। एक फ्रंट है अध्यात्म का, यानी कि स्वर्ग लोक की लड़ाई। वहां पर भी वो जंग लड़ रहा है।
ये साला स्वर्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हर कोई तो कह रहा है स्वर्ग में जाना है, स्वर्गवासी पिताजी स्वर्गवासी। अरे हम कैसे स्वर्ग में पहुंचे? और सीढ़ी कोई है नहीं, रास्ता कोई है नहीं। अब उसको ये भी टेंशन है कि मरे बाद कहीं इधर उधर पहुंच गए तो दाएं बाएं है। मार्केटिंग विभाग का कोई भरोसा नहीं, नए नए के तरह के एडवर्टाइजमेंट आते हैं। कोई डिपार्टमेंट डांस डूंस प्रोग्राम दिखा करके कोई बुला ले अपने पास, बाद में पता चले जिसे हम स्वर्ग समझ रहे थे वो तो स्वर्ग है ही नहीं है, वो तो नर्क डिपार्टमेंट का एडवर्टाइजमेंट विभाग है। तो कहने का मतलब, हर पल हर क्षण डिस्ट्रैक्शन हमारे चारों तरफ है। ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, इनको समझने के लिए ज्योतिष की गहराई में जाना बहुत जरूरी है। वो लोग जल्दबाजी में ज्योतिष सीखना चाहते हैं, जल्दी जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, जल्दी जल्दी इज्जत कमाना चाहते हैं। दो चार राहु लोगों को फेसबुक पे या उधर देख लेते हैं, राहु प्रधान लोगों को, मुझे लगता है बड़ा अच्छा पैसा कमा रहा है ज्योतिष से, पर वो अपना उद्देश्य भूल जाते हैं। उद्देश्य अपने जीवन का, उपदेश्य ज्योतिष का, वो सारी समस्याएं हो जाती। हमें लगता है कि बस सूत्र मिल जाए किसी तरीके से, फिर हम बन गए। बट इट्स ए डिवाइन साइंस। और मार्केट में इतने लोग हैं जो कहते फ्री में बन जाएं। फ्री सबसे बड़ा ट्रैप है। चोरी से वीडियो निकाल लो, किसी बेचारे ज्योतिषी की वीडियो गायब कर दो, फिर फ्री फोकट में पढ़ लो, लिख के रख लो अपनी लाल डायरी में। ऐसे व्यक्ति जीवन में ज्योतिषी नहीं बनते। इवन ज्योतिष विद्या उनके आसपास भी नहीं आती। सिर्फ वो बात कहना सीख सकते हैं कि ये भाव में ये ग्रह यहाँ बैठा है। कभी डेप्थ में नहीं जाएंगे, कभी सम्मान प्राप्त नहीं करेंगे जीवन में। गुरु की फिलॉसफी है एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। बुद्ध की फिलॉसफी है काम निकालो भाग जाओ। चाहे चोरी करनी पड़े, चाहे झूठ बोलना पड़े, बस दिमागी घुमाओ, अपना स्वार्थ पूर्ति करो, भाग लो तू कौन और मैं कौन। हम भूल जाते हैं ज्योतिष की विद्या गुरुगम्य है। ज्योतिष विद्या गुरु का आशीर्वाद और उसकी कृपा है। जो लोग मेरे यहाँ पे आए, मैंने अपने साइड में ही सबसे बड़े अपने गुरुजी की ही फोटो लगाई। मेरी कोई भी किताब आती है गुरुजी का चित्र आएगा, हर चीज। हम अगर अपने गुरु को भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, यानी हम ये भी कहना पसंद नहीं करते कि कौन हमारा गुरु है, तो हमारे ग्रेटिट्यूड का लेवल ही जीरो है। अगर हम अपने सोर्स को नहीं जानते कि हमारी इस एनर्जी का सोर्स क्या है, और हम किसी को बताना नहीं चाहते और सेल्फ प्रोक्लेम्ड गुरु बन जाएं, तो यही चीज आपको दुखी करेंगे आगे जाकर। तो ये मैंने बताया सतीश जी, बुद्ध की लड़ाई चंद्रमा से है, बुद्ध की लड़ाई गुरु से। न मार्ग बुद्ध का अच्छा है, ना ही मार्ग चंद्रमा का अच्छा है। मार्ग तो गुरु का अच्छा है। गुरु का क्यों अच्छा है?
इसलिए नहीं कि वो आपको आध्यात्मिक ज्ञान देता है, बल्कि इसलिए कि गुरु ही एक ऐसा ग्रह है जो इस संसार के व्यवहार को समझाता है और दूसरे जहान का ज्ञान भी आपको इसी जन्म में देता है। यानी वो भी बैलेंस की ही बात कर रहा है, क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण बैलेंस की बात कर रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण कौन है? भगवान श्री कृष्ण गुरु है। उस गीता में भी वो अर्जुन के गुरु है, और हम पढ़ते हैं जब गीता, तो हमारे गुरु हो जाते, हमें ज्ञान करवा रहे। कमाल की बात तो ये है, जो लोग कहते हैं कि अध्यात्म तो केवल यूं ही स्पिरिचुअलिटी और ये रिचुअल और फलाना फलाना है, भगवान तो विज्ञान की बात कर रहे हैं। और विज्ञान क्या है, इसको बड़े डिटेल में समझा रहे हैं। सेम ज्योतिष योग भी है, ज्योतिष ज्ञान भी है, और ज्योतिष विज्ञान भी है। ज्योतिष मनुष्य का मनोविज्ञान भी है। तो अगर हम गहराई में ग्रह को समझ लें तो कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगा, कौन क्या कर रहा है। लक्षणों को मिला लें, चला ले काम। जिसका भी बुद्ध अच्छा होगा, वो व्यक्ति कभी भी अपनी मैरिज लाइफ को नहीं डूबने देगा। जो व्यक्ति मैरिज लाइफ को डुबा दिया, जिसने, चाहे कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, कितना मीठा क्यों ना बोलता हो, कहीं ना कहीं बुद्ध की गड़बड़ी। बिना बुद्ध की गड़बड़ी के किसी की मैरिज लाइफ नहीं डूबती। अगर कोई दुर्घटना घट गई तो मैरिज लाइफ रीजनरेट हो जाएगी, मतलब दोबारा से डेवलप हो जाएगी और चलती रहेगी। ये बुद्ध की खासियत है। इसीलिए लाल किताब में विवाह का जो भाव सेवन था, उसके बारे में कहा है, ये बुध और शुक्र के भाव हैं। यानी इन दो ग्रह के बगैर मैरिज नहीं चल सकती। लाल किताब बुध सप्तम भाव को कहती है पारस मणि पत्थर, तारने वाला। कितनी बड़ी बात कह दी। वो मैरिज को बचाएगा अपनी बुद्धि से। दिल से बड़ा दुखी होगा कि भाई कैसी मिल गई, बताएगा नहीं। जितने भी हैप्पी मैरिज लाइफ वाले घूम रहे, वही इनका बुद्ध ठीक है। जिनको आप ये मानते हो कि इनकी हैप्पी मैरिज लाइफ है, उनका बस बुद्ध ठीक है। और वो हैप्पी मैरिज लाइफ का तमगा लेके घूम रहे, अच्छी बात है, कोई खराबी नहीं। जो बेचारे लड़ मरे, सर फोड़ लिया एक दूसरे से, बस उनमें बुद्ध की कमजोरी है। बहुत आसान तरीके हैं सतीश जी, किसी भी ग्रह को पकड़ने के। चाहे यंग बच्चा हो, चाहे शादीशुदा हो, चाहे बुजुर्ग हो, हमें सुनने की कैपेसिटी है या नहीं, हम कितना सुन सकते हैं। हम जैन जी के बारे में बात करते हैं, जैन जी के साथ एक ही समस्या है, उनकी लिसनिंग पावर नहीं है। अगर आप कह रहे हो नहीं नहीं जी मैं बोलता हूँ, वो सुनते हैं। वो सुन इसलिए रहे हैं कि हमारा नंबर आएगा जब हम बोले। सुना होगा ना डायलॉग, हम जैन जी हैं, हम नहीं सुनेंगे। तो बोलेंगे साहब, हमारे बुजुर्ग सहन कर लिए, हम नहीं करेंगे, है ना।
उनमें सुनने की कैपेसिटी नहीं है। मेरे पास केस आ रहे हैं, जैन जी केस। लड़कों का बुरा हाल, लड़कियों का उनसे 4 गुना बुरा हाल। कहती है हमारी माँ ने सुन ली होगी, हमारी दादी ने सुन ली होगी, हम थोड़ी सुनेंगे। हम तो सुनाने वाले। अब जैन जी का जब ब्याह होगा, जब देखेंगे क्या होता है। अभी तो ब्याह होने शुरू हुए हैं जस्ट। अभी एक्सपीरियंस आना बाकी है। जब आएगा, जब देखते हैं, फिर वो एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपसे।